राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो एमपी वर्ग 2 में लगी रचनाएं हम देख रहे थे, उसी में हमको आज देखना है मैं क्यों लिखता हूँ। ये आगे का एक लेख है जो आपके इकाई 18 में लगा हुआ है। मैं क्यों लिखता हूँ आगे का। तो आज हम इसी को देखेंगे। जैसे पीछे हमने कई कहानियाँ रचनाएं पढ़ लिया है, उसके बाद एमसीक्यू भी कराया जाएगा, पर पहले पढ़ लें। मेरा टारगेट है कि पहले एक बार सारी रचनाएं आप लोग पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू से वो ज़्यादा बेहतर होता है आप, क्योंकि आप याद कितना करेंगे, आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ रहेगी। और ज़्यादा बड़ी बड़ी है नहीं, तो हम लोग 10 रचनाएं पढ़ चुके हैं। कमेंट में उसका प्लेलिस्ट हमने पिन किया है, आप पीछे का नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं सभी। तो वही हम देखेंगे आज मैं क्यों लिखता हूँ। ऐसे ही एक निबंध है जो लिखा है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने, क्या लिखूं। और आगे लिखते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए आगे को हम शुरू करते हैं पढ़ना इनका निबंध। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। कहते हैं आगे कि मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न तो बड़ा सरल है और बड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि इसका जो सही उत्तर है, सच्चा उत्तर, वो लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो कहते हैं कि जो इसका आंतरिक संबंध है मेरे जीवन से, कि मैं क्यों लिखता हूं, तो अगर मैं सभी का वर्णन करूं तो वो तो असंभव है कि मैं सभी आपको बता पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जिससे आप कुछ सीख सकेंगे और जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं क्यों लिखता हूं। ये हमारे लेखक कहते हैं। कहते हैं कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मैं लिखता क्यों हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, और बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सकता कि मैं लिखता क्यों हूं। और वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। तो ध्यान दें, लेखक ने सच्चा उत्तर किसे कहा है, तो सच्चा उत्तर इसको कहा है कि मैं क्यों लिखता हूं, इसी को जानने के लिए मैं लिखता हूं। ये क्या है, यही आपका लेखक का सही जवाब है, बता रहा है। तो इसे आप ध्यान देंगे। पूछ सकता है प्रश्न यहां से, लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। तो ये कह रहे हैं कि लिखने के और भी कारण हैं। जैसे अब एक बार आप लिख दिया, आपको ख्याति मिल गई, तो आपको व्यवस्था हो गई कि आपको लिखना ही है। फिर एक कि आप संपादक का मांग रहेगा आपसे कि आप कुछ लिख के दीजिए, हमको प्रकाशित करना है। फिर कुछ आर्थिक आवश्यकता भी होती हैं, लिखेंगे तो कुछ आपके घर में पैसे आएंगे, किताबें चलेंगी, कविताएं चलेंगी, आपको संपादक कुछ पैसा देगा। फिर प्रकाशक के तकाजे से। तो कह रहे हैं कि ये सब भी लिखने की वजह होते हैं।
लिखे हैं कि पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। कह रहे हैं कि अब जो लिखता है लेखक, तो वो अपनी रचना को दो तरीके की रचना लिखता है। एक तो उसके जो अंदर से आवाज आती है, उसके जो जीवन से संबंधित होता है, अपनी इच्छा से लिखता है वो, एक तो वो लेखन हो गया उसका। और दूसरा जो कृतिकार, संपादक और प्रकाशक के दबाव से लिखता है, ख्याति पा गया है उसके दबाव से लिखता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना है। तो दो तरह की रचनाएं करता है, लेकिन ये बात केवल लेखक ही जानता है और किसी को नहीं बताता है कि कौन मेरी कैसी रचना है। तो कहते हैं कि दूसरा यह भी होता कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था अस्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। तो ये वैसा ही आलसपन है। लेखक कहते हैं कि कुछ लेखक बहुत आलसी होते हैं, जब तक उनको बाहरी दबाव ना आए वो लिखते ही नहीं, और वो लिखते हैं वो दबाव के कारण ही लिखते हैं। और वे वैसे ही हैं जैसे अब आपको मान लीजिए सुबह उठना है 7 बजे मान लीजिए, और आप अलार्म लगाए हैं 7 बजे का, आपकी नींद 6:30 बजे खुल गई, लेकिन तब तक आप बिस्तर से नहीं हटेंगे, इंतजार करेंगे अभी मेरा अलार्म नहीं बजा है। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, पता चलता है किसी दिन अलार्म में नहीं, फ्लॉप मार जाता है, 8 भी बज जाता है। तो वही कहते हैं कि कुछ ऐसे भी आलसी लोग होते हैं कि तब तक बेड से ना उठेंगे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब लेखक कहते हैं कि सवेरे मान लीजिए अपने आप उठ गए तो अच्छी बात है, पर अलार्म भी बज जाए तो उससे कोई आपका नुकसान थोड़े ना हुआ, वो तो आपको सचेत कर रहा है ना। तो ऐसे लेखक भी कह रहे हैं कि बाहरी दबाव भी एक प्रकार से ठीक ही होता है। मान लीजिए आप अपने से लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो बाहर के प्रेशर से लिखे, तो लिख तो रहे हैं ना। तो यही कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात अस्पष्ट हो जाएगी। तो अब अपनी कविता की चर्चा करेंगे यज्ञ जी अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए। कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभाव का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था।
मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पे जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखा। यूं तो युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पे देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्रों में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर सका ही था। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वहां अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए तो है ही। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य का आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इस अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पे घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पे एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा, जो आसपास के आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पे अटकी उन्होंने उसे भाप बना के उड़ा दिया होगा। इसी प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पे लिखी गई। तो जब जापान पे परमाणु बम गिराया गया था तो अगेन एक कविता भी लिखा है, क्लास 11 में लगी है वो कविता, हिरोशिमा। आपने भी पढ़ा होगा, 11 में थी, हमने पढ़ा था। तो ये खुद जापान गए थे उसका अवलोकन करने और उसके बाद वो कविता लिखे थे। वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। देखिए यहाँ चित्र भी दिखाया गया होगा। यहाँ पे एक पत्थर है और पत्थर पे ये मनुष्य का देखिए निशान है उसके शरीर का। ये आदमी जो है पत्थर में चिपक गया है तो इसी में उमर गया है और भाप बन के एकदम पिघल गए थे लोग। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी वहाँ, वर्षों हजारों सालों बाद भी वहाँ की स्थिति, वहाँ पे अभी भी लोग अपाहिज उत्पन्न होते हैं हिरोशिमा में। अब धीरे धीरे कुछ स्थिति जाके ठीक होती है। जहाँ भी बम गिरा दिया जाता है जमीन पूरी बंजर हो जाती है। वहाँ आदमी भी आपको सही नहीं मिलेंगे, पैदा भी होंगे तो लूले, लंगड़े, अंधे, बौने, ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे। तो बम बहुत, परमाणु बम खतरनाक होता है। इसी पे आगे ने एक कविता लिखी है, 1945 में गिराया गया था। तो ये बहुत, अभी भी वहाँ पे लोग नहीं होते हैं। कितने साल बीत गए, 50-60 साल बीत गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे हिरोशिमा में लोग अपंग ही होते हैं। अभी भी सुधरी नहीं है स्थिति, पहले से ठीक है लेकिन अभी भी वैसे ही है। आगे की कविता बहुत अच्छी कविता है, कविता भी उनकी मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। लिखे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी हैं। देखिए यहाँ पे छाया पड़ी है हर ओर मनुष्यों की। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, उस दिन हिरोशिमा में सूरज पूरब में नहीं उगा था। अज्ञे कहते हैं वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जुअरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था कि उस दिन बीच में सूर्य निकला था, पूरब दिशा में नहीं निकला था हिरोशिमा में। और जो सूरज के रथ के पहिए होते हैं चारों बिखर के चारों तरफ फैल गए थे। उस दिन काल आ गया था और कुछ क्षण का वह उदय, केवल कुछ क्षण का उदय था, तुरंत अस्त हो गया।
केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर लिखे हैं कि छायाएं मानव जन की मिटी नहीं, मिटी लंबी होकर सभी भाप हो गए मानव। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पे, बीच सड़कों की गच पे। तो यही इनकी कविता है, बहुत कविता लंबी ही है। तो इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि हिरोशिमा की वो स्थिति वर्णन किए हैं अज्ञे जी। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है, बहुत बुरी स्थिति थी। तो फिर आगे लिखते हैं कि उस छाया को देख के जैसे एक थप्पड़ सा लगा, आवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी से वह व्यवस्था जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़ के संवेदना के क्षेत्र में आ गई। वह फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं लिखा, भारत लौट के रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट है, ये सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है और यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो कह रहे हैं कि जो हिरोशिमा कविता मेरी है, ये अच्छी है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, ये तो पढ़ने वाला जानेगा। लेकिन ये कविता मेरे हृदय के बहुत निकट है, क्योंकि ये मैंने अपनी अनुभूति से लिखा है, देख के अनुभव करके लिखा है। ऐसा लगा कि हिरोशिमा में जो वो सब घटित हुआ उसका साक्षात मैं भोगता था, साक्षी था, वो सब मैंने देखा, मेरे ऊपर भी घटा है। ये मैं किसी के दबाव में नहीं लिखा। तो ऐसी सब कविताएं अपने अंदर से प्रकट होती हैं और लिखे जापान में नहीं, ये लिखी ये भारत लौटते ही वक्त, हिरोशिमा कविता। तो यही बताते हैं आगे कि मैं क्यों लिखता हूं। फिर देखिए कुछ प्रश्न अभ्यास के दिए हैं कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। फिर है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। फिर है कि मैं क्यों लिखता हूं आधार पे बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करती है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह होता है, ये बताइए। तो यही सब कुछ प्रश्न हैं। तो इस पे जब प्रश्नोत्तरी किया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल बहुत छोटा सा था, ये समझ आया ही होगा आपको। हिरोशिमा कविता देखिए यहाँ पे दे भी दिया गया है। मुझे तो जितना याद था मैं थोड़ा बहुत सुना दी थी आप लोगों को, लेकिन यहाँ कविता भी दे दिया है, तो ये कविता भी आप लोगों को पढ़ना ही है। और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मैं क्यों लिखूं में अज्ञे ने इस कविता का बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि अनुभूति पे और अपने आप बीती पे ये कविता उन्होंने लिखा है, अपने अंदर की आवाज़ से उन्होंने लिखा है ये कविता। तो जो ये कविता है हिरोशिमा, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी और अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित हिरोशिमा की कविता है। तो आप ध्यान देंगे हिरोशिमा कविता किसमें संकलित है? अरि ओ करुणा प्रभामय में। तो आइए कविता भी पढ़ लेते हैं, छोटी सी प्यारी सी कविता है। कविता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पे नहीं नगर के चौक पे, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कहते हैं कि एक दिन सूरज निकला, लेकिन आकाश से नहीं निकला पूरब से, वो नगर के चौक से निकला, बीचों बीच शहर में निकला। और धूप भी बरसी वहां पे, लेकिन वो धूप आकाश से नहीं आ रही थी, वो धूप धरती से निकल रही थी। वो आग
जो निकल रहा था बम के फटने से, उसे कहते हैं कि वो धूप धरती से निकल रही थी। और कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहस बीचों बीच नगर की। छायाएं दिशाहीन थी, एक तरफ नहीं थी, जिधर देखो उधर आपको सब छायाएं दिख रही थी। और वो जो सूरज उगा था उस दिन पूरब में नहीं उगा था, वो शहर के बीचों बीच में निकला था। काल सूर्य के रथ के पहियों का ज्योरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था कि सूर्य के जो रथ के पहिए थे वो चारों तरफ टूट के काल की तरह एकदम छितिर गए हों। फिर लिखे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पे, उजड़ी सड़कों की गज पे। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना के सोख गया। ये जो परमाणु बम था मानव के द्वारा बनाया हुआ सूरज था और मानव को ही सोख गया। बनाया मानव है और मानव ही खत्म भी हो गया। पत्थर पे लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो यही कहते हैं कि कितना परमाणु बम खतरनाक हो सकता है, और कोई भी देश गिराता है कहीं भी उसको, तो वो केवल उस समय ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए उस जगह को वो नष्ट कर देता है। बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम। और सोचिए, बनाया भी इंसान ही ने है, और बनाया भी किसके लिए है? इंसान ही के लिए। मरेगा तो उससे इंसान ही ना, नुकसान उससे धरती का भी होता है, प्रकृति का भी होता है, बिल्कुल क्षय होता है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, बहुत धरती बंजर हो जाती है, पानी नहीं वहाँ मिलेगा सही से, तो बहुत नुकसान होता है। तो ये मानव ने अपना ही काल अपने लिए ही बना लिया है। तो इस प्रकार हमारा अज्ञेय का ये समाप्त होता है, मैं क्यों लिखता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। अगला हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य प्रसाद जी का। तो पीछे की आप क्लासें नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, देख लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। पहली बार चैनल पे जुड़े हों सब्सक्राइब करें, सभी साथियों के हाथ शेयर करें और लाइक करें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।